जय हिंद। देखिए, ट्विटर को लेके जो विवाद चल रहा है उसको हम समझते हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाए थे उसके लिए क्या सही और क्या गलत है इसके बारे में समझते हैं हम लोग। और चाइना ने किस तरह से कोरोना वगैरह को लेके किस तरह से भारत का मजाक उड़ाया है इसको समझते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ट्विटर ने कुछ ऐसे काम किए जो उसे नहीं करना चाहिए था, जिसमें सबसे गलत किया उसने हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ब्लू टिक छीन के उनका मतलब अकाउंट कुछ देर के लिए हटा दिया। हालांकि बाद में उसने कहा सफाई देते हुए वापस दे दिया। मोहन भागवत जी का अकाउंट मतलब ज़्यादा दिन से एक्टिवेट नहीं था तो इनका ब्लू टिक छीन लिया। सोच रहा ट्विटर अमेरिका में, उसको क्या पता कि इंडिया में ही आरएसएस के हैं, कितना पावरफुल आदमी है। मतलब जो भी अभी करंट सिनेरियो में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें तो जो भी जाता है आरएसएस के थ्रू जाता है, तो इन लोग का लंबा पहुंच है। हालांकि ट्विटर ने कभी कभी सही भी एक्शन लेता है, जैसे हमारी बहन का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ये कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ाती रहती थी। अब इनको इंस्टाग्राम पर कोई पूछ नहीं रहा है, बेचारी परेशान है। अब इनका पासपोर्ट भी रिन्यू को लेकर दिक्कत चल रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ने एक बहुत सोची समझी और बहुत बेहतर डिसीजन लिया था। अब कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम दोनों के पॉजिटिव और निगेटिव समझेंगे। गवर्नमेंट ने 2021 में एक नया कानून लाया, बिल पास किया, जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। अभी इतना लंबा चौड़ा नियम है, इसको बस समझिए कि ये नियम आया जो इसमें ये दोनों चीज को कवर करता है। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को करता है, अब ये और सोशल मीडिया दोनों को करता है वहां पर। अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? ओवर द टॉप, जैसे पेंडेमिक आया, लॉकडाउन हुआ, सिनेमा घर में मूवियाँ शूट दिखानी बंद हो गई क्योंकि सिनेमा घर बंद हो गए थे। तो बॉक्स ऑफिस जहाँ पे टिकट कटाया जाता है ना वो फिल्म देखने के लिए, उसे बॉक्स ऑफिस कहते हैं। तो बॉक्स ऑफिस बंद हो गया। अब बॉक्स ऑफिस पे पहले क्या था, टिकट बिकते थे। तो पूरे हिंदुस्तान में जितने सिनेमा घर हैं सब लाइसेंस है, सबको पता है कहाँ कितने सिनेमा घर है। तो उस पर देखा जाता था कितना का टिकट बिका, तो बोला जाता था इस फिल्म ने पहले दिन में 50 करोड़ कमा लिया, इतना कमा लिया। अब ये नहीं सुनते होंगे क्योंकि अब सिनेमा घर बंद है, तो ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज किया जाता है। जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, एमएक्स प्लेयर, कई ठो हैं सब। ओटीटी का तो कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हैं सब। अब ये ओटीटी वाले क्या करते हैं, ये फिल्म को खरीद लेते हैं, एक फिक्स अमाउंट दे देते हैं कि भैया ये लो और तुम हमें अपनी फिल्म भेज दो, इतना लेके तुम चले जाओ। अब ये ओटीटी वाले कैसे कमाते हैं लोग? अब ये कैसे कमाते हैं, तो ये हम लोग से मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, 200-300 जिस हिसाब से रेंज है, या फिर साल भर का ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब की तरह काम करते हैं। आप वहाँ मूवी देख सकते हैं, पैसे नहीं लगेंगे, बट बीच बीच में एड्स यानी प्रचार आने लगते हैं सब। जैसे यूट्यूब को भी देखिए ना, अगर आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं यूट्यूब का, जिसे यूट्यूब प्रीमियम कहते हैं, तो आप प्रीमियम ले लेते हैं तो यूट्यूब को कुछ पैसे दे देते हैं, वो आपको ऐड नहीं दिखाता है, केवल आपको काम लायक चीजें दिखाएगा, बीच में ऐड नहीं आएंगे। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म कभी कभी अपनी मर्यादा को हिल जाते थे, कुछ ऐसे फिल्म दिखाने लगते थे बिल्कुल अश्लीलता थी या गाली गलौज बहुत ज्यादा था। अब घर में लड़के भी रहते थे तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर भी पड़ता है, तो इसी के लिए कंडक्ट करने के लिए लाया गया था इस चीज को। तो इसमें काफी सारे सुधार किए गए हैं इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में। अब इसमें कई सुधार है। अब जिसके तहत आपको पहले जो फिल्म सर्टिफिकेशन दिया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा दिया जाता है, इसे सीबीएफसी। किसी भी मूवी को स्टार्ट होने से पहले इस तरह से एक सर्टिफिकेट देखते होंगे, जिसमें आप अगर देखेंगे अ या यू, ये यू सर्टिफिकेट का मतलब होता है यूनिवर्सल। इसको हम लोग कहते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड। यूनिवर्सल या अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब ऐसी मूवी में कोई भी गलत चीजें नहीं रहती हैं, नहीं, मतलब एकदम पारिवारिक मूवी, जैसे बागवान कितनी बेहतरीन मूवी है, तो वैसी मूवियों में यू सर्टिफिकेट, उसी कैटेगरी की जितनी अच्छी मूवियां रहती हैं उनको यू कैटेगरी दे दिया जाता है। लेकिन कुछ इसी से मिलती जुलती और भी कैटेगरी रहती है जिसे हम लोग कहते हैं यूए। ये यू का ही है, इसे कहा जाता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड विथ कॉशन ऑफ एज। इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसमें एक एज बाउंडेशन लगा दिया गया। क्यों? कि भाई कभी कभी हॉरर मूवी होती है, डरावनी मूवी, तो बच्चा अकेले नहीं देख सकता है क्योंकि एज का रिस्ट्रिक्शन है, उसे गार्जियन के पास रख के देखना पड़ेगा। अब इसकी कई कैटेगरी बना दी गई इस नियम के हिसाब से, एज रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। देखिए यूए 7, यानी जो 7 साल के लड़के रहेंगे उनके लिए डरावनी मूवियों को नहीं रखना है, बेचारा डर उड़ जाएगा। सर रात में छोटका लड़का डर जाता है रात में ना, तो उसको रात में पेशाब लगेगा तो जाएगा ही नहीं, न तो घर वालों को ले जाएगा, पापा आप गेट पे खड़े रहना। तो पहले ही मूवियाँ में बता दिया जाता है कि भैया यूए 7 रहेगा तो छोटका सबको मत दिखाइए। उसी तरह से यूए 13 साल के लिए, 16 साल के लिए अलग अलग। अब किसी में खतरनाक स्टंट रहेंगे या फिर गाली गलौज रहेंगे, तो होता क्या है कि कुछ गाली गलौज एक्सेप्टेबल होते हैं, चलो भैया इतना तक चलेगा, लेकिन एकदम खुल के गरियाने लगोगे तो वो भी नहीं चलता है। तो वो एज रिस्ट्रिक्शन पे रहता है कि किस एज को देखना चाहिए। अगर एज रिस्ट्रिक्शन मान के चलिए 13 साल है, कोई 12 साल का लड़का देख रहा है तो वो खुद ही गलत कर रहा है, तो इसमें गार्जियन के प्रेजेंस में उसे देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं व या ए, ये तो एडल्ट होते हैं 18 साल से ऊपर का। इसमें अश्लील मूवी भी आ जाती हैं या गाली गलौज ज्यादा रहता है, ये सब भी इसमें आ जाते हैं सब। अब एक एस होता है, एस हम लोग नहीं देखे होंगे,
ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए दिखाया जाता है। जैसे मान के चले किसी डॉक्टर को पोस्टमार्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको अगर एक मूवी के तौर पे दिखाना है तो वो उसमें दिखा सकता है। साइंटिस्ट के लिए या कोरोना को किस तरह से कोरोना वैक्सीन का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाता है तो उसको एक बड़े से मूवी कन्वेंशन हॉल में अगर दिखाएंगे इस तरह से तो उसके लिए स्पेसिफिक एस का यूज किया जाता है। तो ये 4 टाइप के जो होते हैं ये हम लोग के मतलब पहले से सर्टिफिकेशन दिए जाते थे। आप मूवी शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी की मूवी है शुरुआत के 10 सेकंड में इस सर्टिफिकेट को देख के। इस नियम में OTT प्लेटफॉर्म को कहा गया है कि आपका अगर कोई मूवी रिलीज हो जाती है तो उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट कहती है कि उस चीज़ को काट दीजिए तो काटना पड़ेगा। जैसे तांडव मूवी में कोई सीन को लेकर गवर्नमेंट ने कटवा दिया था तांडव मूवी को, तो उसके बाद से वो उसका जो विवाद था उसको काट दिया गया। इस नियम में कई सारे और चीज़ें दिए गए। इसमें ना जो सोशल मीडिया के लिए जो सेक्शन बनाया गया, अब सोशल मीडिया में हर चीज़ आता है, व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें नियम काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ने बनाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई आपको फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसको किसने डाला। जैसे किसी वीडियो से बवाल मचता है तो सबसे पहले किसने डाला, या किसी पोस्टर से होता है तो कुछ का, तो ओरिजिनेटर का पता चल जाएगा। उसके बाद इसने कहा कि एक ऑफिसर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, जो ग्रीवांसेज यानी शिकायतें सुने लोगों की कि भैया इस चीज़ को हटाना है यहाँ है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, 15 दिन में आपको उस शिकायत को हटाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है किसी के MMS वायरल कर दो, बेचारा का पूरा लाइफ खराब हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों को 15 दिन के अंदर अंदर आपको हटाना पड़ जाएगा। ये गवर्नमेंट ने इस नियम में कहा था, जो बिल्कुल बेहतरीन था। इसके अलावा कहा था गवर्नमेंट ने कि मंथली आपको रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा कि इस महीने आपने किस कैटेगरी के शिकायतों को हटाया, ताकि गवर्नमेंट उस पर और अच्छे से नजर रखे कि किस कैटेगरी के शिकायत आ रहे हैं। जैसे किसी के MMS का, या धार्मिक टिप्पणी कर देना, या किसी की राजनीतिक टिप्पणी करके छवि खराब कर देना, उस टाइप के ये चीज़ों को इसमें कहा गया था। तो ये तो बेहतरीन बात थी। अब सारे सोशल मीडिया ने इसे मान लिया, ट्विटर ने इसको नहीं मान रहा था। हालांकि इसमें एक और चीज़ थी जो गवर्नमेंट यहाँ छुपा रही है। गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर हमें कोई चीज़ अनअप्रोप्रिएट लगेगी, ऐसा लगेगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आपको वो चीज़ें भी हटानी पड़ेगी। तो ट्विटर ने कहा कि इस तरह से तो आपने तो कोई डिफिनेशन ही नहीं दिया ना कि आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है या कौन सा चीज़ खराब लगता है। तो आप तो किसी चीज़ को कहेंगे हटा दीजिए, तो फिर हमारा तो एक तरह से आप मेरे मुँह पर लगाम लगा दिए आप यहाँ पे। इस पर हम आगे आते हैं, अभी चर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट की बात ट्विटर नहीं मान रहा था। तो हालांकि ट्विटर को भी देखिएगा, उसका भी कहना 100% गलत नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट पहले डिसाइड करेगी ना कि हम ये कैटेगरी बोलेंगे तो तुम उसे हटा देना। लेकिन गवर्नमेंट ने सीधा ये कह रही है कि हमको जो चीज़ अनअप्रोप्रिएट लगेगी हम आपको बोलेंगे आप 24 घंटे के अंदर उसको हटाइए। यहाँ पे ये तो भाई फिक्स कीजिएगा ना किस चीज़ को हटाएंगे। उस तरह पता चला कि कोई बात सही भी है, पब्लिक की कोई डिमांड है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इससे तो हमारी छवि खराब करेगी, ट्विटर को कहो तो हटा दे, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। तो बड़ा सारा घमासान हुआ इसमें लेके। तो ट्विटर मान ही नहीं रहा था, बाकी सब मान गए। तो गवर्नमेंट ने ना ट्विटर को भी कमज़ोर नस पकड़ लिया। 2002 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में एक नियम आया था जिसमें कई सारे सेक्शंस थे। उसका जो सेक्शन 79 था ये किसी भी सोशल मीडिया को बड़ा अच्छा आज़ादी देता था। इसमें कहा गया था कि एन इंटरमीडियरी, मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, नॉट टू बी लाइबल, वो जिम्मेदार नहीं है फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, कि अगर उस पर कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डाटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाई हिम, यानी अगर कोई व्यक्ति फेसबुक पे कोई कमेंट करता है या फेसबुक पे कोई पोस्ट डालता है, उस पोस्ट से बवाल होता है, तो इसके लिए फेसबुक इंटरमीडियरी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो पोस्ट करने वाला व्यक्ति है वो जिम्मेदार है। तो ये सारी सोशल मीडिया को ये अधिकार मिला था। गवर्नमेंट ने ट्विटर से ये अधिकार छीन लिया, कहा कि ना अब ट्विटर पे भी केस हो जाएगा, क्योंकि ट्विटर हमारी ये बातें नहीं मान रहा है तो उस पर भी केस हो जाएगा। तो ट्विटर का मन ठंडा गया कि ना 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 भाई, हम आपका ये वाला भी बात मानेंगे, हमको ये वाला भी प्रोटेक्शन दीजिएगा। इसलिए ट्विटर पे भी केस होना चालू हो गए सब। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें देखिए हम लोग को भी सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ट्विटर को पूरी तरह से बैन नहीं करेगी, क्योंकि मोदी जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को पता है कि ये सोशल मीडिया की ज़रूरत कितनी है। और इन लोगों का कैंपेन भी देखेंगे तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहता है, बट ये पूरी तरह से खुला छूट भी नहीं देना चाहते हैं। नाइजीरिया ने क्या किया है, ट्विटर को बैन लगा दिया। इंडिया में बैन नहीं होगा, बट पैरेलल कू ऐप को भी क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। बट कू उस तरह से सक्सेस नहीं हो पा रहा है जिस तरह से ट्विटर है, और कू की बातों को भी उस तरह से नहीं सुना जा रहा है जिस तरह से ट्विटर की बात को, क्योंकि ट्विटर पर जब आप कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया देख सकती है। अब ये कू उस तरह से पूरी दुनिया में है नहीं यहाँ पे। तो कई बार ऐसा होता है कि दुनिया में इस चीज़ की बदनामी ना हो, इसलिए आदमी जल्दी सरकार उस बातों को सुन लेती है। जैसे कभी कभी कोई चीज़ होता है ना कि जैसे समाज में ना आए इसलिए जल्दी से निपटा दो इस चीज़ को, तो ये भी है। अब गवर्नमेंट अगर यहाँ ऐसा कहेगी कि हम जो चीज़ों को बोलेंगे तुम उसे हटा दो, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। जैसे आप याद कीजिए, आज से
6 महीना पहले मोदी रोजगार दो, पूरे इंडिया के टीचरों ने इसका ट्रेंड चलाया, मोदी रोजगार दो, पॉलिटिकल में नंबर 1 ट्रेंड किया था। 6.4 मिलियन ट्वीट, इस पे कितने ट्वीट्स को डिलीट किए गए थे, बहुत सारे ट्वीट को डिलीट किए गए। तो इसमें कोई गलत तो है नहीं भैया, रोज स्टूडेंट ऊब चुके थे सब, इसलिए मोदी रोजगार दो का ट्रेंड चलाया गया। या फिर आप 1 साल पहले देखिएगा, मोदी रोजगार दो से पहले स्पीक अप फॉर रेलवे एंड एसएससी स्टूडेंट, इसको अमेरिका के लोगों तक ने देखा। ये लोग इंडिया के ही हैं, अमेरिका में सेटल हैं, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से लोग वहाँ जाके सेटल रहते हैं, तो कम से कम भारत की बातों को भी तो सुनते हैं लोग। तो इस तरह से भी अगर गवर्नमेंट करेगी तो गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया कि वो किस चीज़ को कहेगी हटाओ और किस चीज़ को कहेगी कि नहीं हटाओ। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट हावी पड़ेगी, क्योंकि हमारा देश है तो नियम हमारा ही लगेगा। बाकी अगर इस कानून में ये जोड़ दिया जाए कि एक लिस्ट बना दिया जाए कि इस चीज़ों के रिलेटेड हम चीज़ों को अगर बोलेंगे तो आप हटाइएगा, तो ये कानून एकदम बेस्ट है। इसमें 90% ये बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि हर चीज़ हमें मिल रहा है। बट एक वही है ना कि 10% की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप अगर फेसबुक और यूट्यूब पर चिल्लाइएगा ना पेट्रोलियम का दाम महंगा हो गया, पेट्रोल का, सरसों तेल का, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ट्विटर पे अगर नंबर 1 ट्रेंड चला गया तो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ये बात हकीकत में भी है। अब आप बताइए भाई, ये सरसों का तेल ये गरीब लोग कहाँ से 200 रुपये लीटर में है का यूज करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाता है। अब पेट्रोल का प्राइस भैया 100 रुपया हिल गया, ये बहुत गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि मजबूरी में हिला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम कंपनियों को छूट दे दिया कि मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड कर दिया कि अगर इंटरनेशनल में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो आप भी घटा बढ़ा सकते हैं। एक महीना में 15-17 बार अगर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी और उसको कंट्रोल किया जाता है तो गड़बड़ बात है। आपको लगता है कि भैया ऐसा है, तो देखिए ध्यान से समझिए पूरा गणित। पेट्रोल जिसमें को मापने का एक इंटरनेशनल तरीका होता है बैरल, ये ड्राम को बैरल बोलते हैं, देहात में इसको लोग ड्राम बोलते हैं। इसमें 159 लीटर पेट्रोलियम आता है, ठीक है। अब ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सोचा एक गलती करके मत आ जाना, ऑप्शन बी पे लिखा रहता है। तो ये हो गया आपका 159 लीटर एक बैरल में। पेट्रोलियम के प्राइसिंग का पूरा खेल समझिए। 2021 का तुलना हम लोग 2013 से करके देखते हैं, तो 2021 में $70 प्रति बैरल पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल मिल रहा है। तो पेट्रोलियम से फिर इसको पेट्रोल डीजल अलग अलग चीज़ बनाया जाता है, इसमें सरकार की भी कुछ कॉस्टिंग आती है। अब यहाँ क्या होता है, ना किसी को डॉलर समझ में आता है ना बैरल समझ में आता है। तो बैरल तो बता दिए 159 लीटर होता है। अब हम इसको कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। इसमें 70 में 72 से गुणा कर देते हैं तो ये रुपया में आ जाएगा, इसमें गुणा कर देते हैं 159 से तो लीटर में आ जाएगा। तो अभी सरकार को जो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल मिल रहा है वो 31 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है। अब इसको सरकार रिफाइन करके बेच रही है 105 रुपया, अलग अलग राज्यों में कहीं 102 है, कहीं 105, 106, अलग अलग राज्यों में। इतना भयानक मार्जिन है, जबकि सरकार को प्रति लीटर अगर इसको बेचे पेट्रोलियम को, अगर ये 50 रुपये भी बेचती है सरकार ना, तो भी इसको प्रॉफिट आता है। क्योंकि प्रति लीटर अगर इसको देखते हैं लोग ना, तो 7 रुपये इसकी मार्जिन, मतलब पर लीटर 7 रुपये कॉस्टिंग आ जाएगी, एक रफली आंकड़ा मिला लीजिए तो। लेकिन एकदम फ्री, मतलब एकदम सस्ता भी नहीं दे सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसके अपने भी कुछ खर्चे होते हैं। भले बोल दिया गया है कि वैक्सीन देंगे फ्री में, तो वैक्सीन का पैसा नहीं लेंगे तो कहीं और से पैसा लेंगे। तो इतना लंबा मार्जिन रखा गया है पेट्रोलियम पर। अब आप इसकी तुलना करिए पहले के वक्त में, 2013 में। 2013 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइसिंग बहुत हाई था। उस समय $110 प्रति बैरल पेट्रोल था, तो पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल था। अगर इसको हम चेंज करते हैं इसी फॉर्मूला से, तो उस वक्त पेट्रोल था 49 रुपये प्रति लीटर, गवर्नमेंट को आता था। अब इसको रिफाइन वगैरह करके गवर्नमेंट इसमें करके टोटल इसे 80 रुपये में बेचती थी। तो उस वक्त गवर्नमेंट का मुनाफा ज़्यादा नहीं रखा गया था पेट्रोल पे, जबकि अभी बहुत भयानक मुनाफा है। अब ये ओपन मार्केट में आप इस डाटा को आराम से देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको कोई छुपाएगा, पूरी ट्रांसपेरेंट रहती है कितना रेट रहता है। तो यहाँ इस वजह से थोड़ा सा पेट्रोलियम ज़्यादा हो जाता है। अब भाई जो इंसान EMI पे गाड़ी लिया है बेचारा, अब वो छोटी मोटी जो ड्यूटी करते हैं लोग, 15-20 हज़ार जिनकी सैलरी रहती है, तो कहाँ से भरवा पाएंगे 110 रुपये 105 रुपये लीटर पेट्रोलियम। अब ये सब चीज़ें जब ट्विटर पे जाने लगती है तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सुधार नहीं सकती है, इससे बुरे बुरे दिन हम लोग देखे हैं लोग। 1991 में भारत का सबसे काला दिन था। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह के पास था वहाँ पे। तो उस समय हम लोग के पास केवल $3 बिलियन फॉरेन रिजर्व था।
अभी के वक्त में कितना है, 605 बिलियन डॉलर है, लेकिन उस वक्त केवल 3 बिलियन डॉलर, यानी हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था। तो हम उस स्थिति से भी उभर के आ गए क्योंकि अच्छे स्टेप लिए। उसके बाद गुजराल साहब आए, लुकिस्ट पॉलिसी पे ज़्यादा ध्यान दिए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, मनमोहन सिंह आए, अब मोदी जी चला रहे हैं। तो अभी के वक्त में ना इकोनॉमी बहुत अच्छे से संभालने वाला कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अब इकोनॉमिस्ट में थोड़ी सी कमी है यहाँ पर। जिस तरह से मनमोहन सिंह का स्पेशली पूरी दुनिया जानती है उसको इकोनॉमी के हिसाब से, क्योंकि उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो उनकी सोच समझते हैं, उनकी तो विपक्ष भी बात बोलते हैं इस बात को। उस कैटेगरी का भी इकोनॉमी संभालने वाला नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उनके इकोनॉमी में भी घोटाले सबसे भयानक हो गए थे। अब महंगाई बढ़ाने के लिए विपक्ष भी कम नहीं है। अब विपक्ष, एक बार मोदी जी से गलती क्या हो गया, बोल दिए कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। अब विपक्ष वाले हर चौराहे पे पकौड़ा छानने लगते थे, सब मोदी जी को बदनाम करने लगते थे, सब प्रधानमंत्री वगैरह। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे भाई, सबसे मिस्टेक हो जाता है, हमारे मोदी जी से भी हो गया, लेकिन विपक्ष पीछे ही पड़ गया। मोदी जी ने कहा रुको बताते हैं, सरसों तेल के रेट बढ़ा दिए, ले अब 200 रुपया, अब तो छाने तो पकौड़ा, यहाँ पे सब शांत हो गए लोग छानने वाले। ये विपक्ष वाले कम नहीं है, सब यहाँ पर पकौड़ा छानने के लिए बदनाम कर देता है सब। शायरी सुनिए एक ठो, हमें तो सरसों तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहाँ दम था, मेरा पकौड़ा भी नहीं डूबा क्योंकि कढ़ाई में तेल कम था। तो सारे विपक्ष वाले जो बदनाम कर रहे थे लोग ना, देखो आप भुगतो, इसलिए कहते हैं सब सॉरी बोलो, चलो मोदी जी से सॉरी बोलो, सॉरी मोदी जी, अब कोई नहीं बोलेगा ये सब पकौड़ा वकौड़ा वाला बात, आप मान जाइए प्लीज़, गुस्सा मत होइए, मान जाइए, सॉरी कर रहे हैं, इसका सरसों तेल नीचे कर दीजिए, बहुत महंगा हो गया, गरीब इंसान बेचारा मर जाएगा, कहाँ से खाएगा वहाँ पे। अब सोचिए गरीबी कितनी भयानक है इंडिया में। ये समझिए कि लॉकडाउन में जनधन योजना में 500 रुपया आया अकाउंट में, ऐसे 500 करके गवर्नमेंट कई बार भेजी। उस 500 रुपये के लिए बूढ़े लोगों को हमने देखा है जो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहे थे, बेचारे 4-4 घंटे वो लाइन में लगे थे 500 रुपये के लिए। अब इस 500 रुपये में अगर वो 200 रुपये वाला सरसों तेल खरीदते हैं तो कहाँ जाएंगे? 500 रुपये के लिए इस तरह से लाइन लग जाती है। और ये सब बातें जो ट्विटर पे आती है तो फिर बाहर भी देखने को मिल जाता है ये सब चीज़। और सरकार भी एक दिन नया हम लोग को कहानी सुना रही है। अब जैसे मान के चले कोवैक्सीन का तो 28 दिन था, स्पुतनिक का 21 दिन, इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन कोविडशील्ड में सोचो एक को कहानी डेली सुनिए, पहले 28 दिन पे, फिर 56 दिन पे, फिर कहा गया 90 से 120 दिन पे लगाइए यहाँ पर। अब इसमें हम बोली सुन गए अपने घर पे मम्मी से, हमारी मम्मी को फर्स्ट डोज लगाए हुए 56 दिन हो गए थे, लगभग 15 दिन पहले 56 दिन हो गए थे। तो मम्मी कही कि हम दूसरा डोज लगवा लेते हैं। हम कहे नहीं मत लगाइए, सरकार ने कहा है कि 90 दिन पे लगाइएगा तो इम्यूनिटी और अच्छी हो जाएगी, सरकार के पास डाटा है, प्रूफ है, वो प्रूफ के हिसाब से बोलती है, ऑथेंटिक। तो कहे ठीक है हम 90 दिन पे लगाएंगे। तो अभी उनका लगभग 80-82 दिन हो गया फर्स्ट डोज लगे हुए। अब इधर सरकार एक नया नियम लाने जा रही है कि नहीं 60 दिन पे वैक्सीन ठीक था। हमारी मम्मी 56 दिन पे लगवाने जा रही थी, हम रोक के उनको लगा दिया, अभी हेल गया, 80 दिन हेल गया। अब मम्मी हमको करिए रे तोरा पढ़े ले कौन फायदा, तोरा कुछ अता पता नहीं है यहाँ पे। हम कहिए भाई हम कोनो वैज्ञानिक थोड़े हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा से हमको लगा पूरा रिसर्च करके किए होगे। अब बोली सुन गए हम यहाँ पर। अब सरकार कह रही है कि विपक्ष बदनाम कर रहा है, गलत अफवाह फैला रहा है। तो एक काम कीजिए, आप ये जो मोबाइल पे कोरोना वाला कॉलर ट्यून बजता है ना, इसको हटा के और कहिए कि सरकार की हर नीतियाँ अच्छी हैं, हर एक डाटा एकदम अच्छा है, आप विपक्ष के बहकावे में मत आए। अब ये कॉलर ट्यून बचेगा यहाँ पर। भाई आप एगो फिक्स कीजिए ना कि पूरा पब्लिक परेशान है, नहीं तो कुछ दिन में सरकार क्या कहेगी, एक के साथ दोनों वैक्सीन लगा लो, एगो दाहिना हाथ में एगो बायां हाथ में, एगो पीछे लगा लो, बूस्टर उड़ जाए एकदम, कोरोना प्रूफ, बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ। अभी कोरोना का दर्द कम नहीं हुआ था, हमारा पड़ोसी चाइना इतना गलत काम किया है कि उसने अपनी जो भोंपू मीडिया है उसकी ग्लोबल टाइम्स, मतलब उस जो देखिए ग्लोबल टाइम्स में वही छपेगा जो सरकार बोलेगी। उसने G7 की जो मीटिंग हुई थी, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि चाइना के खिलाफ किस तरह BBW प्रोग्राम चलाया गया, उससे बौखलाया, इतना खराब कार्टून बनाया, पूरी दुनिया को बुरा लगा होगा। ईसाई धर्म के इसमें मतलब कार्टून बना दिया गया यहाँ पे। अब ईसाई धर्म का एक लास्ट सपर एक बहुत फेमस ये एक आर्ट था, लियोनार्डो दा विंची। इसमें ईसा मसीह को लास्ट में यही दिखाया गया कि यहीं पे वो लास्ट में अपने अनुयायियों के साथ भोजन वगैरह कर रहे थे। ये काफ़ी फेमस है ईसाई धर्म के लिए। अब चाइना इसकी तुलना G7 की मीटिंग से किया। अब इसमें उसने क्या किया कि लास्ट सपर का सेम वो लगाया और यहाँ बीच में अमेरिका को बैठाया। हम आपको बताए थे कि अमेरिका ही इसकी अगुवाई कर रहा है, जो BBW प्रोग्राम में, जिसमें भारत भी को भी शामिल करने की बात की गई। अब अमेरिका को बैठाया, इसके बगल में जापान को कुत्ता बना के बैठा दिया, इधर ब्रिटेन को बनाया, कनाडा को, किसको बनाया, फ्रांस वगैरह को। इससे
बहस नहीं है, लेकिन भारत को इसने इस टेबल पर नहीं बैठाया, क्योंकि हम आपको कल के वीडियो में बताए थे कि G7 का भारत परमानेंट मेंबर नहीं है, वो पर्यवेक्षक है, उसमें शामिल होता है। तो देखिए भारत को उसने हाथी का शक्ल दिया और यहाँ नीचे बैठाया जमीन पर, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को हाथी से तुलना किया जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है बट हाथी की तरह धीमे धीमे चलती है। तो इस चोट्टे ने हाथी का शक्ल दिया। यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखाते हैं, आपका खून खोल जाएगा। देखिए इस हरामीपन को, इसको ये हम जूम करते हैं। इन लोगों के साथ क्या किया, ये इनके देश का मैटर है, इनको मुर्गा बनाया, किसी को भालू सियार बनाया, वो अलग मैटर। हमारे देश को देखिए, हमें हाथी से कोई ऐतराज नहीं है, गजराज से हमें, लेकिन इस सुअर के बच्चे ने इस हाथी के पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया चाइना, और हम लोग का मजाक उड़ा रहा है क्योंकि हम लोग का ऑक्सीजन घट गए थे। हमारे यहाँ कम से कम ज़्यादातर लाशें तो केवल ऑक्सीजन की कमी से मरी हैं यहाँ पर। अब ऑक्सीजन विदेशों से मंगाना पड़ा, ऐसे ऐसे देश ऑक्सीजन दिए जहाँ पे हम लोग को उम्मीद नहीं थी, तो ये मजाक उड़ा रहा है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ एक सलाइन चढ़ा रहा है, ये गंगा जल को दिखा रहा है, और यहाँ पर एक और सलाइन चल रहा है। अब इसमें अगर ध्यान से आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, आप नेट से इसको लास्ट सफर इमेज ऑफ कोरोना ग्लोबल टाइम्स लिखेंगे तो आएगा। इसमें गाय का फोटो है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, गौमूत्र दिखा रहा है। और जब हरामीपन कर, भारत में हिंदू की आस्था है, ज़्यादातर मेजॉरिटी यहाँ है, वो गोमूत्र कोई प्यास बुझाने के लिए नहीं पूछते हैं, उनकी आस्था है किसी के में उसमें नहीं जाना चाहिए, इससे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। अब यहाँ गंगा जल चढ़ा रहा है, अरे भाई साहब हमारे यहाँ आस्था है, कोई गंगा जल में विश्वास करता है तो कोई आबे जमजम में विश्वास करता है। तो इस तरह का मजाक, वो भी वो देश जो कोरोना फैलाया पूरी दुनिया में, उस हरामी के बच्चे ने दिखाया कि इस तरह की मीटिंग से कुछ होने वाला नहीं है चाइना को। उसकी सरकारी मीडिया इतना हिम्मत कर सकती है, क्योंकि चीन की मीडिया जो लिखती है वो ये माना जाता है कि चीन की सरकार के कहने पे लिखिए, क्योंकि वहां मीडिया का पूरा कंट्रोल है। लेकिन भारत की मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन इनको आपस में लड़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है। अकलेल बकलेल को दुगो को बैठा के आपस में लड़वाएगा सब। इस तरह का मैगजीन क्या हमारे फ्रंट पेज पे छप सकता है? फादर ऑफ कोरोना, फादर डे के दिन सबसे अच्छा इमेज अगर कुछ हो सकता है तो ये हो सकता है। हमारे न्यूज़पेपर पे ये छपना चाहिए कि चाइना का बेटा जो कौन, ये शी जिनपिंग का बेटा कोरोना है, इससे अच्छा फादर कौन हो सकता है? इसका बेटे ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। लेकिन नहीं, हम लोग चाइना का नाम आता है तो सोच समझ के काम करने लगते हैं। हम लोग को भी एग्रेशन दिखाना चाहिए। भारत यहाँ कुछ खास स्टेप नहीं ले लेता है, वहां पर खुल के बोलना चाहिए कि ये कोरोना जो है चाइना की देन है, वो वुहान लैब से लीक हुआ था। जब श्रीलंका में हो रहे अत्याचार की जांच एलटीटी के खिलाफ यूएनओ में हो सकता है, आतंकवाद के खिलाफ जांच यूएनओ में हो सकता है, हमास इजराइल का मामला, इजराइल ने कितने रॉकेट मारे, कितने मिसाइल मारे, इसकी जांच अगर यूएनओ में हो सकती है, तो बताइए कोरोना की वजह से चाइना ने इतना कोरोना फैलाया, लाखों करोड़ों लोग की जान गई, इसकी जांच क्यों नहीं होगी यूएनओ में? और अगर यूएनओ जांच नहीं कर सकता तो भाड़ में जाए साला, यूएनओ किस काम का है? यहाँ हमारे यहाँ लाशें बिछ गई, और हम लोग के भारत के किसी बड़े नेता को आप नहीं देखे होंगे जो खुल के चाइना का विरोध किया होगा। चाइना हर जगह अपना दादागिरी दिखा रहा है, वो अमेरिका को कंपीट करना चाह रहा है चाइना, जबकि हमारे यहाँ सॉफ्ट नीति चाइना के प्रति, चाइना के नाम आते एकदम सॉफ्ट नीति हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा जांच होना चाहिए, ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा जांच होना चाहिए। कभी सुने भारत के किसी बड़े पद पर हमारे प्रधानमंत्री को ये आलोचना करते हुए कि ये खुल के बोलते हुए कि वुहान लैब से निकला? इसमें क्या डर रहे हैं भाई? जबकि हमेशा उसको फायदा होता है, व्यापार से बंद होगा व्यापार, उसको घाटा हो जाएगा। लेकिन नहीं, मोदी जी भी जब गुजरात के सीएम थे उस समय इतना एग्रेसिव रहते थे, भाषण देते थे कि चीन को ऐसे सबक सिखाना चाहिए। अब तो खुल के स्टेटमेंट नहीं देता है। हमारी सीमा पर चाइना घुस गया, जब उसकी बड़ी टेंशन थी, चर्चा थी, उस समय और उसी इश्यू को लेकर के हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए। चाइना जाके क्या बोले? एंड ही मेड स्टेटमेंट दैट ही लाइक्स बीजिंग सो मच दैट ही वांट्स टू स्टे देयर। ये हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के पराक्रम है। चाइना आपके यहाँ घुस जा रहा है, आप बातचीत करने के लिए गए हैं और वहां कहते मुझे बीजिंग इतना अच्छा लगा, मैं वहीं रह जाऊं। क्या मेरे देश का विदेश मंत्री बीजिंग की आरती उतारेगा क्या? हम लोग मर रहे हैं, कितने लोग, गंगा में लाशें बह रही हैं चीन के वजह से। कोरोना हम लोग की देन थोड़ी है। शुरुआत में ही चोट्टा बोल देता अगर वो 2019 में ही कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, तो हम लोग बैन लगा देते लोग चाइना के ट्रेवल पर। लेकिन नहीं, और हम लोग एकदम आराम से चाइना नाराज ना हो रहा है, चोट्टा कहीं का। उसको ट्विटर पे पूरा दुनिया को तो हम कहते हैं कि चाइना को मतलब एक सबक सिखाना चाहिए, फाइन लगाना चाहिए, साला इतना जान गया है वहां पे चाइना से। आप बताइए क्या भारत सरकार को एग्रेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एकदम कड़े नीति की जरूरत है कि उससे तो हमें फायदा है ना। उधर साला गलवान घाटी में घुस रहा है, अरुणाचल प्रदेश में घुस रहा है, उसके बाद पूरी दुनिया में हम लोग का मजाक बना रहा है। इस तरह से भारत का मजाक उड़ा दिया गया। इस पर ट्विटर पे ट्रेंड नहीं किया जाएगा, रिपोर्ट ऑन चाइना वगैरह, इस पर नहीं ट्रेंड होगा। यहाँ पर हम तो कहते हैं इस पर भी धज्जी उड़ाना चाहिए ताकि पूरी दुनिया से ये ट्रेंड
नहीं होना चाहिए कि चाइना को उसकी समझ में आए। चाइना में ट्विटर वगैरह नहीं चलता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर चाइना ट्विटर फेसबुक चालू कर दिया तो वहाँ के लोग जो बहुत खुश होते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि आज़ादी क्या होती है। जैकमा थोड़ा सा बात बोले थे कि चाइना की सरकार मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होती है, जैकमा को गायब कर दिया ससुरा। कहाँ चल गए जैकमा? अली बाबा के एशिया के सबसे अमीर आदमी बनते थे। हमारे यहाँ ऐसा आज़ादी थोड़ी है, हमारे यहाँ कोई मर्यादा में रह के प्रधानमंत्री से लेकर कुछ भी बोल सकते हैं। यही तो भारत का लोकतंत्र है। हवाई चप्पल पे चलने वाला आदमी हवाई जहाज में घूमने वाला प्रधानमंत्री को बोलता है हाँ आप मर्यादा में रह के कुछ भी बोलेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब क्या है कि एकदम अंध विरोधी बन जाइए या तो अंधभक्त बन जाइए। अंधभक्त बनिए तो कुछ कमी ना सुनाई दे, अंध विरोधी बनिए तो दिन रात गरियाबे कीजिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, चाइना को उसका सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया। उस हरामी के बच्चे ने पूरी इकोनॉमी चौपट कर दिया। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, मेरा ट्विटर अकाउंट पर फर्जी आईडी बहुत ज़्यादा बना है। हम खुद चेक करने के लिए कोशिश किए तो खान सर लिखे तो ससुरा इतना ज़्यादा आ गया, इसमें मेरा ओरिजिनल आईबे नहीं किया ससुरा यहाँ पर। अब हम परेशान है, इनमें से कोनो मेरा ओरिजिनल नहीं है यहाँ पर। और इस ट्वीट के माध्यम से अलग अलग सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। और कम पढ़े लिखे लोग या जिनकी सोच संकुचित है उन्हें लगता है कि ये खान सर कर रहे हैं। अरे जो इंसान हमें देखा होगा, 10 वीडियो भी देख लेंगे ना आप मेरा, तो समझ जाएंगे कि ये किस टॉपिक पर बोलते हैं, किस पर नहीं बोलते हैं। हमको सांप्रदायिक चीज़ें या फिर राजनीति में ज़्यादा नहीं होना पड़ता। कभी एकदम ओवर हो जाता है तब आदमी को बोलना पड़ता है, वो भी सीरियसनेस रहता है, अदरवाइज में नहीं। अब यहाँ देखिए कैसे भड़काया जा रहा है यहाँ पे आरक्षण विरोधी योगी सरकार। हम काहे को बोलने जाएंगे? हमको पॉलिटिकल कोई ट्वीट नहीं करते, हमको हमारा ट्विटर ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? ये जातिवाद तो नहीं है। 15 प्रोफेसर में से 11 ठाकुर, लेकिन तथाकथित बुद्धिजीवी चुप है। मतलब इनका कहना है कि ठाकुरों को जॉब क्यों मिला। यह पहली बार नहीं है। 86 एसडीएम में से 56 यादव होने के अफवाह मात्र पर दोषी करार देने वाला तमाम मीडिया जगत, 61 जजों में से 52 सवर्ण होने पर चुप्पी साधा। यह मेरा नहीं है, लेकिन कोई सुनेगा तो क्या करे। एक भाई साहब कह रहे थे, इस पर ट्वीट का रिप्लाई दिए थे कि आप पढ़ाते ठीक है लेकिन राजनीति से दूर रहे। हम गए जब तो यो ना बुझा रहा है कि हमारा ना है तो तू क्या कर रहा है ट्विटर पे यहाँ देखिए मुसलमान को भड़काने के लिए। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मदरसे की पढ़ाई कौन सी कंपनी के काम में आती है। सरकार फिर भी इस पर करोड़ रुपए खर्च करती है। इस पर लिखा है रियल खान सर, ऐप पे लिखा है खान सर ऑफिशियल। ये दोनों मेरा नहीं है यहाँ पे। अब बताइए, इसमें मुसलमान लोग भड़क जाएगा भाई। जबकि आराम से सोचिएगा तो हमरो को कारखाना में काम नहीं है। किसी कंपनी हमको काहे लिए लेंगे? हमको कंपनी में पढ़ाना है। अब कोई ज्योग्राफी का प्रोफेसर है, वो जाके कहेगा टाटा कंपनी में हमको काम है, तो ओकरो भगा देगा। आपका क्या काम है? तो किसी भी कंपनी में लिटरेचर का भी कोई काम नहीं रहता है। अब कोई शंकराचार्य आचार्य जी हैं, वो जाके कहेंगे कि टाटा कंपनी में काम, कंपनी में टेक्निकल आदमी का काम होता है। लेकिन इस तरह से कोई जवाब नहीं देता है। सांप्रदायिक मैटर में तुरंत भड़क जाते हैं लोग यहाँ पर, जबकि मेरा है नहीं यहाँ पर। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को रिपोर्ट करें। फेसबुक पर मेरा एक नाम से आईडी बना दिया खान जीएस रिसर्च सेंटर, उस पर उल्टा सीधा एडल्ट वीडियो डाल रहा है। तो इससे थोड़ी सी छवि खराब हो जाती है। कम पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि भैया ये खान सर ही हैं। आप सबको हम कहते हैं कि भैया देखिए, डिस्क्रिप्शन में हम आपको ट्विटर का लिंक दे देंगे। मेरा ट्विटर अकाउंट है खान जीएस रिसर्च सेंटर @खान सर पटना। @ लिखेंगे तो खान सर पटना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसको जाकर फॉलो कर लेंगे। तो ट्विटर को हम भी क्या करें, हम सोचते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम सोचते हैं बनाना, लेकिन उसको बार बार यूट्यूब पर नहीं बना सकते, क्योंकि यूट्यूब पर बनाने के लिए एटलीस्ट 15-20 मिनट की वीडियोस होनी चाहिए। तो कुछ छोटे वीडियो 5-7 मिनट के रहते हैं, तो उसको सोचते हैं कि ट्विटर पे डाल दें। तो जैसे कुलभूषण जाधव जी का मैटर था, नीरव मोदी को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस, ये क्या होता है, या मेहुल चौकसी का जो प्रत्यार्पण था ये क्यों रुक गया, वगैरह वगैरह। तो ये आप अगर कहेंगे तो जो शॉर्ट जानकारी रहती है उसको ट्विटर पे दे देंगे। तो एटलीस्ट वहाँ रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्विटर पे रहेंगे तो एक नंबर अच्छे रहेंगे तो हम कम से कम ब्लू टिक ले लेंगे ना। ऐसे बदनामी से तो आदमी बच सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का, आप वहाँ जाकर फॉलो कर लेंगे तो आपको ट्विटर पर भी बता देंगे। आई होप आप ये जो नियम आए थे सोशल मीडिया को लेकर उसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।